नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली की आबकारी नीति मामले में अब सीबीआई ने पूछताछ के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है। केजरीवाल को सीबीआई ने 16 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया है। बता दें, दिल्ली की आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पहले ही सीबीआई गिरफ्तार कर चुकी है और वे तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में पूछताछ के लिए सीबीआई की तरफ से समन पर आम आदमी पार्टी हमलावर है। आप नेता संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार पर ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और इसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने अभियान छेड़ा हुआ है। इसी अभियान को रोकने के लिए आज सीबीआई ने दिल्ली के सीएम को समन जारी किया है। उन्होंने आगे कहा कि जिस दिन दिल्ली विधानसभा में सीएम ने कहा था कि अडानी की कंपनी में पीएम मोदी का पैसा लगा है, उसी दिन मैंने अरविंद केजरीवाल को कहा था कि अब आपका नंबर है। उसी दिन से साजिश रचना शुरू हो गई थी। उन्होंने आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल इस नोटिस से डरने वाले नहीं हैं। आप चाहे कितने भी नोटिस और गिरफ्तारी की धमकी भेजिए, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई रुकने वाली नहीं है। कर्नाटक चुनावों के लिए बीजेपी की पहली और दूसरी लिस्ट में नाम न आने के बाद से ही पार्टी से नाराज चल रहे पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी आज कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिव कुमार और कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला से मुलाकात के बाद उन्होंने ये फैसला लिया और अपने बयान में कहा कि बीजेपी से अब मेरा कोई संबंध नहीं है और अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरी लाश बीजेपी के दफ्तर के सामने से मत ले जाना। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि लक्ष्मण सावदी के कांग्रेस में जाने से वे दुखी हैं। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास क्षेत्रों में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं है, इसलिए दूसरी पार्टियों से नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है और बीजेपी भारी मतों से इस चुनाव को जीतेगी। विपक्षी एकता को लेकर कल कांग्रेस नेताओं से शरद पवार की मुलाकात के बाद अब एनसीपी ने कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए ऐलान किया है कि वे कर्नाटक चुनावों में 40 से 45 सीटों पर लड़ सकती है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि एनसीपी ने ये कदम पार्टी से चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिन जाने के कारण उठाया है और इस पर एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि हमने अपनी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा फिर से हासिल करने के लिए कदम उठाने होंगे। सूत्रों की माने तो कर्नाटक में एनसीपी महाराष्ट्र एकीकरण समिति के साथ हाथ मिला सकता है, जिसका प्रभाव महाराष्ट्र से सटे कर्नाटक के क्षेत्रों में है और इसके कारण जीत की उम्मीद लगाए कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। अंबेडकर जयंती के मौके पर नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी जेडीयू के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैं विपक्षी एकता बनाने की दिशा में काम कर रहा हूं, लेकिन मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं हूं। 2024 के आम चुनाव से पहले केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ गठबंधन बनाने को लेकर सभी विपक्षी दल एकजुट हैं। मैंने दिल्ली में कांग्रेस और वाम दलों सहित कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात की। हमारी बहुत सकारात्मक और रचनात्मक बैठकें हुई। अब मैं अन्य गैर बीजेपी दलों से बात करूंगा और देश भर के दौरे पर जाऊंगा। बीजेपी पर हमला बोलते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि मैं एक बात बता दूं कि आने वाले आम चुनाव में जो बीजेपी को वोट देंगे वे अपने लिए और देश के लिए तबाही लाएंगे और जो हमें वोट देंगे वे अपना, देश और राज्य का भला सुनिश्चित करेंगे। 2024 चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है और इसी के चलते आज गृह मंत्री पश्चिम बंगाल पहुंचे और बीरभूम के सियोरी कस्बे में रैली की। रैली में अमित शाह ने ममता बनर्जी की सरकार पर और 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली 77 सीटों को शुरुआत बताते हुए कहा कि जो शुरू किया उसे 2024 में पूरा करें, बीजेपी को 35 से ज्यादा सीटें दें और नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएं। ममता बनर्जी और उनके भतीजे द्वारा अराजकता के शासन को समाप्त करने का एकमात्र तरीका भाजपा सरकार की शुरुआत करना है। हाल ही में रामनवमी के मौके पर भड़की हिंसा को लेकर शाह ने कहा कि क्या बंगाल के लोगों को रामनवमी शांतिपूर्वक बनाने का अधिकार नहीं है। हमने हावड़ा और हुगली में रैलियों पर हमला होते देखा। इसके लिए टीएमसी की तुष्टीकरण की राजनीति जिम्मेदार है। हर जगह लोगों ने पूछा कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर क्यों बनाया जाए। कांग्रेस ममता दीदी और उनके सहयोगियों ने इसे वर्षों तक रोके रखा, लेकिन मोदी जी एक दिन अयोध्या गए और शिलान्यास किया। आलोचकों का मुंह बंद कर दिया गया। गृह मंत्री ने आगे कहा कि भाजपा इस हिटलर जैसी हुकूमत को चलने नहीं देगी। आप मतदाता इसे समाप्त कर सकते हैं। मैं वादा करता हूं कि पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री भाजपा का कोई होगा। क्या ममता दीदी पाकिस्तान को करारा जवाब दे सकती हैं? क्या वे कश्मीर में आतंकवाद को खत्म कर सकती हैं? ये सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी असम पहुंचकर कई नई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और असम के लोगों को 14,300 करोड़ रुपए की सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुवाहाटी में
ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स का उद्घाटन किया और असम में 3 अन्य मेडिकल कॉलेजों की घोषणा की। उन्होंने IIT गुवाहाटी में असम एडवांस्ड हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट की आधारशिला भी रखी और मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए एक स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू की, जिसका लाभ लगभग 1 करोड़ लोग उठा सकेंगे। असम के दौरे पर PM मोदी ने अपने भाषण में कहा कि पिछले 9 वर्षों में पूर्वोत्तर में संचार के बुनियादी ढांचे में सुधार पर काफी चर्चा हुई है। साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों क्षेत्रों में सामाजिक बुनियादी ढांचे में भी आश्चर्यजनक सुधार हुआ है। विपक्ष और पूर्व सरकारों पर निशाना साधते हुए PM मोदी ने कहा कि इन दिनों हम एक नई बीमारी देख रहे हैं। जब भी मैं पिछले 9 वर्षों में हुए विकास की बात करता हूं, तो कुछ लोगों को बड़ी बेचैनी होती है। उनकी शिकायत है कि उन्होंने भी दशकों तक देश पर शासन किया है, लेकिन उन्हें इसका श्रेय नहीं मिलता। श्रेय की भूख और जनता पर शासन करने की मानसिकता ने देश पर बहुत नकारात्मक प्रभाव डाला है। जिन लोगों ने पहले शासन किया था, वे पूर्वोत्तर को दूर की जगह मानते थे और अलगाव की भावना पैदा करते थे। हम जनता के लिए निस्वार्थ सेवा और समर्पण की भावना से काम करते हैं। दिल्ली के तिहाड़ जेल में सूत्रों के मुताबिक जेल नंबर 3 में हुई गैंगवार में प्रिंस तेवतिया नाम के गैंगस्टर की मौत हो गई है। 2 गुटों के बीच हुए गैंगवार की सूचना मिलते ही जेल प्रशासन इस घटना में घायल कैदियों को दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल लेकर गई, जहां फिलहाल घायलों का इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक गैंगस्टर प्रिंस पर आरोपियों ने 5 से 7 बार चाकू से हमला किया, जिसके बाद वो बुरी तरह से घायल हो गया। घटना के बाद उसे जल्द से जल्द अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। हालांकि अभी गैंगवार की वजह और आरोपियों के पास हथियार कहां से आए, इस बात की कोई जानकारी नहीं है। भारत फ्रांस कारोबारी सम्मेलन में शामिल होने के लिए पेरिस पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यूरोपीय संघ के साथ प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते में भारत किसानों और डेयरी क्षेत्र के हितों की पूरी तरह से रक्षा करेगा। उन्होंने बताया कि इटली और फ्रांस में बैठकों के दौरान भारत ने दोनों क्षेत्रों में भिन्न आर्थिक परिस्थितियों और प्रति व्यक्ति आय पर जोर दिया है। दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को और बढ़ावा देने के तरीके खोजने और इस विषय में निजी क्षेत्र तथा नेताओं के साथ चर्चा करने के लिए आधिकारिक दौरे पर पहुंचे पीयूष गोयल ने कहा कि यूरोपीय संघ के व्यवसायों को भारत जिस प्रकार के कारोबारी अवसर दे सकता है, वह दुनिया में और कोई नहीं दे सकता। इसे ध्यान में रखते हुए हम FTA करेंगे। हम किसानों और डेयरी क्षेत्र के हितों की रक्षा करेंगे। हमने UAE तथा ऑस्ट्रेलिया व्यापार समझौतों में भी ऐसा ही किया है। उन्होंने इसके साथ ही आगे कहा कि अमेरिका की iPhone विनिर्माता कंपनी एप्पल भारत में अपने परिचालन का लगातार विस्तार कर रही है और भारत सरकार उसके कारोबार को समर्थन देने के लिए कंपनी के संपर्क में बनी हुई है। अंबेडकर जयंती के मौके पर आज पहली बार सपा प्रमुख अखिलेश यादव, RLD चीफ जयंत चौधरी और दलित नेता चंद्रशेखर आजाद एक साथ एक मंच पर नजर आए। तीनों नेता एक साथ इस मौके पर अंबेडकर के जन्म स्थान मध्य प्रदेश के महू पहुंचे। अब ऐसे में अंदेशा लगाया जा रहा है कि 2024 के चुनावों में यूपी में बीजेपी को हराने के लिए तीनों साथ आ सकते हैं। 2022 के चुनाव में एक साथ आए अखिलेश और जयंत चौधरी के साथ अब चंद्रशेखर आजाद के आने से माना जा रहा है कि यूपी में बीजेपी और बसपा दोनों को कड़ी चुनौती मिल सकती है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे ने उदयपुर कथा के बहाने सचिन पायलट पर परोक्ष रूप से हमला करते हुए कहा कि अधर्मी को कभी राजयोग नहीं मिलता है। हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं। डूंगरपुर जिले के मयाला गांव में आसपुर विधायक गोपीचंद मीणा के बुलावे पर उत्तम स्वामी महाराज की भागवत कथा कार्यक्रम में वसुंधरा राजे ने मंच साझा करते हुए यह बात कही। राज्य के पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट का नाम लिए बिना वसुंधरा राजे ने पलटवार करते हुए कहा कि हमें चिंता नहीं उनकी, जिन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव के रक्षक स्वयं सुदर्शन चक्रधारी हैं। विकट परिस्थितियों में चट्टान की तरह डटे रहो, कहीं अपने पराये हो सकते हैं। गौरतलब है कि सचिन पायलट इन दिनों वसुंधरा राजे के कार्यकाल में हुए घोटालों की जांच को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। उन्होंने जयपुर में एक दिन का अनशन भी किया था। उनकी मांग है कि गहलोत सरकार वसुंधरा राजे के कार्यकाल में हुए घोटालों की जांच कराए। आज IPL में कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान में सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स आमने सामने हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर सनराइजर्स हैदराबाद को पहले बल्लेबाजी करने का आमंत्रण दिया था और हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 228 रन बनाए हैं। हैदराबाद की तरफ से हैरी ब्रूक ने नाबाद रहकर महज 55 गेंदों में शतक जड़ा है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।